बच्चों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हम उन सेल्स को कहते हैं जिनमें केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी या इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल चेंज होगी। ये दो तरह के हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड नंबर 2 गैल्वेनिक सेल्स। वोल्टेक सेल भी इसको कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल में भी यही होती है, रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है। क्योंकि इस चैप्टर में आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ी, अब उन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं, गैल्वेनिक होते हैं, इनके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसको हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। और जो गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं ये कैसे होते हैं जी? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का पता होगा क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस को कहते हैं जो विदाउट एनर्जी हो, यानी ऐसा प्रोसेस जो जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। जैसे रेनफॉल जो है, पानी का ऊपर से नीचे आना, ये जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन पानी का नीचे से ऊपर जाना, यानी इसके लिए आपको घरों में देखा होगा आपने कि वाटर टैंक होते हैं अंडरग्राउंड, तो वहाँ से पानी ऊपर वाली बिल्डिंग में कैसे जाता है, मोटर लगानी पड़ती है, यानी एनर्जी आपको देनी पड़ती है। लेकिन जब ऊपर टैंकी में पानी पहुँच जाता है तो वहाँ से पानी किचन में, वॉशरूम में खुद ब खुद आता, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे से ऊपर ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो डैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ऊपर से नीचे खुद ब खुद आ रहा है, डैट इज़ स्पॉन्टेनियस। तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन जिनमें एनर्जी नहीं चाहिए होगी वो किन में होंगे? गैल्वेनिक सेल में। अब एनर्जी कौन सी है जो रिक्वायर्ड होगी? इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लें, इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड। और इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज़ नहीं होगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है भाई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किन में होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करता है, दूसरा सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रॉन पिक करता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया ना। यानी जो चीज़ ऑक्सीडाइज होगी वो इलेक्ट्रॉन दे रही है, जो रिड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रॉन ले रही है। अब इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यूटिलाइज़ करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वो दो जो है सेल की शक्ल में यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की और गैल्वेनिक सेल की। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, क्लियर हो गया जी? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इस केस में इलेक्ट्रिक करंट हम यूज़ करेंगे, यानी हम प्रोवाइड करेंगे, डीसी करंट, ये भी ज़हन में रखें। और इस केस में इलेक्ट्रिक करंट जो है ये प्रोड्यूस होगी केमिकल चेंज से, रिडॉक्स रिएक्शन से। अब इसकी कोई एग्जांपल जो है, मेरा ख्याल है गैल्वेनिक सेल की जो एग्जांपल है, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा। हर बच्चे के पास मोबाइल होता है। अब मोबाइल के अंदर एक बैटरी होती है, बैटरी के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आप गेम की शक्ल में जो मोबाइल के अंदर हैं, मैसेज की शक्ल में जो आप एक दोस्तों को करते हैं, फिर जो है फ़ोन करते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी है, यानी वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ हो रहा है। तो डैट इज़, इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें आप लिख सकते हैं बैटरी, ड्राई सेल, ये जो क्लॉक के अंदर या रिमोट कंट्रोल के अंदर आप सेल डालते हैं, या बच्चे जो खेलते हैं खिलौनों, उनमें सेल होते हैं ड्राई सेल्स। और इन ड्राई सेल्स के अंदर भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? हर केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस नहीं होती, वो केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है वो। तो ड्राई सेल हो, बैटरी हो, ये गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने 9th-10th में पढ़ा होगा नेल्सन सेल, डाउन सेल, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो डाउन सेल, नेल्सन सेल, बैटरी, ड्राई सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। क्लियर हो गया? अब ड्राई सेल में और बैटरी में जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर हो गया? अब इसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है। नेल्सन सेल, डाउन सेल्स, ये वो हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यूज़ होती है केमिकल चेंज के लिए। बैटरी, ड्राई सेल्स जो हैं ये वो सेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होगी। अब इसकी यूजेस को ही बता दें, यूजेस क्या हो सकते हैं। देखिए,
जब इलेक्ट्रिक करंट हम यूज़ कर रहे हैं नेल्सन सेल या डाउन सेल या और भी बहुत से सेल्स हैं, उनका फ़ायदा क्या होगा कि हमें डिफरेंट जो हैं एलिमेंट, डिफरेंट कंपाउंड जो हैं वो मिल सकते हैं। यानी आप डिफरेंट सब्सटेंस जो हैं कैन बी प्रिपेयर्ड, नंबर 1 हो गया। यानी मसलन सोडियम मेटल आप बना सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्योरीफिकेशन कर सकते हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स, जैसे आपने 9th-10th में शायद पढ़ा हो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की रिफाइनिंग जो है वो किससे होती है? इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से होती है, इसी तरीके से होती है, तो रिफाइनिंग कर सकते हैं। नंबर 3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग की जा सकती है, यानी ये भी इसी मेथड से करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है इस मेथड से, यानी जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, इस टेक्निक से आप जो है एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कर सकते हैं। कोटिंग करने से ये होगा कि वो मेटल जो है जिसके ऊपर कोटिंग की गई है वो क्रोड नहीं होगी, क्रोजन नहीं होगी। इसकी प्योरीफिकेशन में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं मेटल्स के अंदर वो रिमूव की जा सकती हैं। और आपको बताया कि डिफरेंट मेटल जो हैं, डिफरेंट जो कंपाउंड हैं, ये बनाए जा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, सोडियम बना सकते हो, क्लोरीन बना सकते हो, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। अच्छा, ये तो हो गई इसकी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन। अच्छा, और ये जो गैल्वेनिक सेल्स हैं इनकी एप्लीकेशन क्या है? इससे लाइट जो है वो जो है आप ले सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो मोबाइल के ऊपर बातें करते हैं, टॉकिंग कर सकते हैं, और बहुत कुछ जो आप करते हैं। बच्चे जो है वो खिलौने अपने चला सकते हैं, यानी इसको मैकेनिकल एनर्जी में भी चेंज किया जा सकता है। गाड़ियों के अंदर जो है बैटरी जो है होगी तो गाड़ी स्टार्ट होगी, यानी एक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए भी जो है ये गैल्वेनिक सेल यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो यूज़ होगा। अगर गाड़ी के अंदर से बैटरी निकाल दें तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बच्चे जो है अपने खिलौनों को जो है मूव कराने के लिए, चलाने के लिए जो है एनर्जी वो यहीं से आएगी, गैल्वेनिक सेल उसके अंदर डालेंगे। तो हम पहले जो है पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और उसके बाद जो है फिर आएंगे हम गैल्वेनिक सेल पे, ठीक हो गया। अब अगर आपको ये मेरी यहाँ पे बोर्ड पे एप्लीकेशन नज़र नहीं आई तो मैं दोबारा लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो हैं किसकी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की। क्या एप्लीकेशंस हैं? अभी मैंने लिखा भी है पहले, शायद हो सकता है वो इस रेंज में ना हो। तो आपको मैंने बताया कि डिफरेंट जो सब्सटेंस हैं ये बनाए जा सकते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड। नंबर 2 प्योरीफिकेशन की जा सकती है, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स। आप मेटल जो है उसकी प्योरीफिकेशन कर सकते हैं। और नंबर 3 जो है आप एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की प्लेटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये सारी एग्जांपल जो हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट जो है यूज़ करके ये फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब गैल्वेनिक सेल जो है इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं? नंबर 1 लाइट। आप लाइट जो है टॉर्च वगैरह आपने देखा होगा, उसके अंदर सेल डलते हैं तो वो टॉर्च जो है उससे रोशनी आती है। मोबाइल जो है उसमें भी अगर आपने लाइट है तो मोबाइल के अंदर बैटरी लाजमी होगी। तो लाइट, म्यूज़िक, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं मोबाइल के अंदर। आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट उस वक्त होगी जब गाड़ी के अंदर बैटरी होगी और बैटरी जो है वो चार्ज हो, तो यानी आप इसको मैकेनिकल एनर्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। जो गाड़ी के अंदर गाड़ी को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, आजकल ऐसी गाड़ियाँ भी आ रही हैं जो बैटरी से भी चल रही हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो बैटरी यूज़ करते हैं अपने खिलौनों को चलाने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? रिडॉक्स रिएक्शन, यानी उनके अंदर बैटरीज होती हैं जिनमें एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन देने का और लेने का जो प्रोसेस है इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं, किस तरह से इनके अंदर रिएक्शंस होता है। तो पहले आते हैं जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में आपको मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होगी। ये इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है यानी बैटरी है। इस बैटरी को आपने कनेक्ट करना है
इनके साथ, इलेक्ट्रोड के साथ। इलेक्ट्रोड आपने सुना होगा, 9th-10th में पढ़ा भी होगा कि एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। अब ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के होते हैं? इलेक्ट्रोड जो है ये मेटल के भी हो सकते हैं और नॉन मेटल में आपने ग्रेफाइट सुना होगा, कार्बन ग्रेफाइट। मेटल में जो है कोई प्लाटिनम है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, कोई भी मेटल जो है हो सकती। और ये जिस मटेरियल के अंदर डिप होते हैं, मटेरियल भी है इसके अंदर, जिसके अंदर ये डिप है, ये मटेरियल क्या हो सकता है? ये जो मटेरियल इसके अंदर है इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1, ये या तो मोल्टन स्टेट में होगा, मोल्टन मटेरियल होगा, या फिर ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। मोल्टन जैसे मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, यानी मोल्टन मटेरियल होगा इसके अंदर। या फिर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि पानी और उसमें जो सब्सटेंस होगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब ये जो मटेरियल है जो मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में होगा, इस मटेरियल का नाम क्या है? इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी ऐसे सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो और उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो। सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो, इलेक्ट्रिक करंट पास हो और उसके साथ साथ उसके अंदर केमिकल चेंज भी हो, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बाज़ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है लेकिन केमिकल चेंज नहीं होती। जैसे आपको ये पोल पे जो है तारें नज़र आ रही हैं, इनमें करंट जो है फ्लो कर रही है लेकिन केमिकल चेंज नहीं हो रही, तारें उसी तरह हैं। मेटल में से करंट पास होती है, मेटल उसी तरह रहती है। तो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और उनमें केमिकल चेंज हो, उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। और ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो, कोई केमिकल चेंज ना हो, उनको क्या कहते हैं? कंडक्टर। जैसे कॉपर है, जिंक है, प्लाटिनम है, ये कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज आल्सो कंडक्टर, नॉन मेटल है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोड हैं, दीज आर इलेक्ट्रोड, इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड है, यानी इलेक्ट्रोड इस बैटरी को आप समझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड यानी एक जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ज़ाहिर है ये बैटरी को प्रेजेंट कर रहा है। और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब मुझे ये बताएं कि जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ क्या जाएगा? मसलन हमारे पास यहाँ पे M पॉजिटिव है और X नेगेटिव है। कि जो M पॉजिटिव है इसको क्या कहते हैं? केटाइन। यानी केटाइन उसे कहते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी स्पीशीज विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, वो केटाइन होगा। और X नेगेटिव A9 किसे कहते हैं? दैट स्पीशीज विच कैरी नेगेटिव चार्ज। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो केटाइन है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो A9 है। जब आप इन इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, इन पे चार्ज आ गया। अब मुझे ये बताएं कि पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव की तरफ A9 जाएगा और नेगेटिव पोल यानी इलेक्ट्रोड की तरफ क्या जाएगा? केटाइन जाएगा। यानी ये जो केटाइन है ये किस तरफ जाएगा? उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा केटाइन जो है इस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इस केटाइन से ये क्या बन जाएगा जी? कैथोड। यानी केटाइन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा वो कैथोड होगा, और A9 जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, A9 उसे कहते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या कहेंगे जी? एनोड। तो कैथोड एनोड समझ आ गया। ये बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि भाई आप इसको इस तरह से याद रखें, A9 होता है नेगेटिव, केटाइन होता है पॉजिटिव। तो केटाइन अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो वो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वो केटाइन की वजह से, कि केटाइन उसकी तरफ आ रहा है, उसने अपना नाम क्या रख लिया? कैथोड। यानी मेरी तरफ सिर्फ केटाइन आए। और वो इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ A9 जाता है उसने A9 की वजह से अपना नाम क्या रखा है? A9 तो नहीं रख सकता क्योंकि A9 उसका है, उसकी मुनासबत से क्या रखा है? एनोड। यानी मेरी तरफ A9 आए, कैथोड की तरफ केटाइन जाएंगे, एनोड की तरफ A9 आए, ठीक है। अब जब ये आयन जाएंगे कैथोड और एनोड की तरफ तो क्या होगा? एट कैथोड पे क्या होगा जी? M पॉजिटिव है, इसने क्या किया? इसने वहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है अवेलेबल, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो गया। अब मुझे बताएं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पे हो गई रिडक्शन, ठीक है।
यानी अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस अकर एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो आपने क्या कहना है, रिडक्शन अकर एट, यानी कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। कैटाइन जो है कैथोड की तरफ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा और वो न्यूट्रल होगा, तो वो होगी रिडक्शन। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी और एनोड पे क्या होगा, एट एनोड A9 जाएगा भी एनोड की तरफ। मसलन X नेगेटिव है तो X नेगेटिव जो है ये X2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा अगर इसको आप बैलेंस कर लें। तो एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हुई रिडक्शन और एनोड पे हुई ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होगी। अच्छा, अगर आप इन दोनों हाफ रिएक्शन को जो कैथोड एनोड पे होता है अगर आप ऐड कर लें तो आपके पास सेल रिएक्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको बैलेंस करना बताया था। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m पॉजिटिव प्लस 2x नेगेटिव, ये किस में चेंज हो गया, ये 2m में और x2 में, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए ना ये और। तो दिस इज सेल रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन होगा किसके अंदर, इस सेल के अंदर। यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कंटेनर, उसके अंदर ये जो है mx है। अब ये mx जो है ये किस फॉर्म में था, ये डिपेंड करता है जी रिएक्शन कि वो मोल्टन स्टेट में है या एक्वा सॉल्यूशन में है। दोनों केसेस में प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते। यहाँ हमने जो mx रखा हुआ है ना, ये किस स्टेट में रखा है, ये मोल्टन में है, मोल्टन स्टेट में। तो एक चीज़ याद रखें कि ये जो प्रोडक्ट बनते हैं ये इस पे भी डिपेंड करते हैं कि जो मटेरियल इसके अंदर आपने रखा है सेल के अंदर, उसकी नेचर क्या है, क्या वो मोल्टन स्टेट में है या एक्वा सॉल्यूशन में। अगर मोल्टन स्टेट में है तो प्रोडक्ट और हैं, और अगर एक्वा सॉल्यूशन में है तो प्रोडक्ट, यानी आप उसी सब्सटेंस को पानी में डालकर यूज़ करें, उसी सब्सटेंस को मोल्टन स्टेट में यूज़ करें, एक जैसे प्रोडक्ट नहीं आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो इस मटेरियल की जो नेचर है कि क्या वो मोल्टन स्टेट में है, क्या वो एक्वा सॉल्यूशन की शक्ल में है, इस पे भी डिपेंड करेंगे। अब ये जो सारा प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इसमें यूज़ हुई, केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो इस सारे प्रोसेस का नाम क्या है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होती है और केमिकल चेंज होती है, ठीक है। दैट केमिकल प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्योंकि इस सारे प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट आपने यूज़ की है तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसका नाम भी रख सकते हैं, जो मटेरियल इसमें यूज़ होगा उसके नाम के साथ ये लगा लेंगे। मसलन यहाँ पे मोल्टन mx यूज़ हुआ है तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन mx। अच्छा, एक चीज़ और जो है याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो मटेरियल आप इस कंटेनर के अंदर रखते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो आयनिक होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं है कि जो चाहे आप यहाँ पे रख दें और कहें जी ये तो आप बताते थे करंट होगी, इसमें तो करंट पास ही नहीं हो रही, कोई केमिकल चेंज ही नहीं हो रही। तो ये नहीं है कि जो चाहें आप इसके अंदर रख लें। इसमें आपने देखा कि केटाइन और एनाइन जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और लिए। इसका मतलब है कि ये जो मटेरियल है उसमें आयन होंगे तो तभी होगा ना ये प्रोसेस। तो वो मटेरियल जो आयन की शक्ल में होगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। यानी ये जो मटेरियल है इसके अंदर वो आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। आप इसके अंदर शुगर यूज़ नहीं कर सकते, आप इसके अंदर यूरिया नहीं डाल सकते, आप इसके अंदर ग्लूकोज नहीं डाल सकते। तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और ये किस शक्ल में होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में होंगे। तो वो आयनिक कंपाउंड जो है मोल्टन स्टेट में भी होगा और वही आयनिक कंपाउंड जो है आप पानी में डालकर उसका सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मोल्टन स्टेट के जो प्रोडक्ट होते हैं ये तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि क्या होंगे, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन के जो प्रोडक्ट हैं वो आप नहीं आसानी से बता सकते कि क्या होंगे, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में मैं ये जो है आपके सामने जो है ये डायग्राम आपने देख ली है, क्लियर हो गई होगी। अब आपको ये जो भी मैं आपको बता रहा था कि प्रोडक्ट जो हैं वो क्या प्रिडिक्टेबल होते हैं, नहीं। देखें, अगर हम मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं, प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट क्या होंगे,
जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। मोल्टन अगर मटेरियल यूज़ किया जा रहा है ना, मोल्टन, तो सिंपल जो है क्या होगा जी, सिंपल डीकम्पोजिशन होगी। यानी आप फ़र्ज़ करें सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं मोल्टन, तो प्रोडक्ट इसके क्या होंगे, सिंपल डीकम्पोजिशन का मतलब है ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, सिंपल डी। अगर आपने यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया है मोल्टन, तो इस सूरत में क्या होगा, कैल्शियम और क्लोरीन, यानी सिंपल डीकम्पोजिशन हुई है मोल्टन मटेरियल अगर आप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाल देते हैं, तो इस सूरत में प्रोडक्ट क्या होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। भाई आप इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यानी ये इलेक्ट्रोड अगर आप चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। और दूसरा ये जो है प्रोडक्ट डिपेंड करता है किस पे जी, कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने पानी में डाला है उसकी अमाउंट थोड़ी है या ज़्यादा है, ठीक है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन से मुराद ये यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी अगर आप उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन डाइल्यूट लेंगे, जैसे डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड है तो और प्रोडक्ट है, और अगर कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड तो और प्रोडक्ट है। यानी ये आपको फिर याद करना पड़ेगा कि अगर हमने इलेक्ट्रोड चेंज किए तो प्रोडक्ट चेंज होता है, अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज की तो प्रोडक्ट चेंज होता है। क्लियर हो गया जी।